नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा काव्य शास्त्र चल रहा है और यह एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम के अनुसार चल रहा है। यह टॉपिक इसके पहले हमने रीति सिद्धांत पढ़ा है। अब हम काव्य के गुण और दोष पर बात करेंगे। काव्य के अंगों में गुण क्या है, पहले हम काव्य के गुण पर बात कर लेते हैं। काव्य के अंगों में रस, गुण, रीति, अलंकार आदि की गणना की जाती है। रस को काव्य की आत्मा माना गया है। रस के उत्कर्ष में सहायक तत्व या स्थायी धर्म को काव्य गुण कहा जाता है। ये काव्य के रस का उत्कर्ष बढ़ाते हैं। इनके प्रयोग से काव्य की सरसता में वृद्धि होती है तथा गुणों का अभाव काव्य में दोष उत्पन्न करता है। गुणहीन काव्य अधम कोटि का काव्य माना जाता है। दोषों का अभाव रस के आश्रित रहने वाले काव्य के स्थायी धर्म तथा रस के उत्कर्ष के कारणों को काव्य गुण कहते हैं। आचार्य वामन के अनुसार विशेष प्रकार की पद रचना को रीति कहते हैं। यह रीति गुणों पर आश्रित होती है। बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, याद रखिए, बिल्कुल आ सकता है। आचार्य वामन के अनुसार विशेष प्रकार की पद रचना को रीति कहते हैं। यह रीति गुणों पर आश्रित होती है। आचार्य विश्वनाथ पदों के संयोजन या संगठन को रीति कहते हैं। यह रसों का उपकार करने वाली होती है। आचार्य विश्वनाथ जो हैं पदों के संयोजन या संगठन को रीति कहते हैं। यह रसों के उपकार करने वाली होती है। भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, सौकुमार्य, अर्थशक्ति, उदारता, कांति इत्यादि। आचार्य दंडी ने भी इन्हें 10 गुणों को काव्य के गुण मानते हैं। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में सभी गुणों को 3 गुणों में समाहित कर दिया है, माधुर्य, ओज और प्रसाद। हम सभी लोग 3 गुणों को ही पढ़ते आए हैं हिंदी में, उन्हीं को हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। माधुर्य गुण क्या होता है? माधुर्य का शाब्दिक अर्थ है शहद जैसा मीठा। जिस काव्य रचना के पढ़ने सुनने से पाठक या श्रोता का चित्त द्रवित हो उठता है वहाँ माधुर्य गुण होता है, अर्थात अंतःकरण को आनंद उल्लास से द्रवित करने वाली कोमल मधुर वर्णों युक्त रचना में माधुर्य गुण होता है। श्रृंगार या करुण रस के प्रसंगों में सहृदय सामाजिक का मन द्रवीभूत हो उठता है। माधुर्य गुण टा वर्ग को छोड़कर का से भातक के वर्णों से युक्त अनुनासिक वर्णों की अधिकता होती है। अल्प समास या समास का अभाव होता है। कोमल कांत पदावली युक्त होता है। श्रुति मधुर शब्दों का प्रयोग होता है। यह गुण आपको पूरा पढ़ना है, बहुत आसान भाषा में है। इसमें काव्य को पढ़ने सुनने से श्रोता या पाठक का चित्त द्रवित हो जाता है, वहाँ माधुर्य गुण होता है। और इसमें टा वर्ग के जो वर्ण हैं टाठा डाढ़ाणा उनको बहुत कम यूज़ किया जाता है, ना ही किया जाता। का से भातक के वर्णों तक का को उपयोग किया जाता है। अनुनासिक वर्ण जो होते हैं वर्ण होते हैं उनकी अधिकता होती है। समासिक पदावली कम होती है। कोमल कांत पदावली अधिक होती है और सुनने में बहुत मधुर होते हैं। जैसे भिखारीदास ने इसका लक्षण इस प्रकार बताया है। अनुस्वार और वर्ग जुत सवय बरन अटवर्ग अक्षर जामे मृदु परे सो माधुर्य निसर्ग। उदाहरण, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए सोह करे भौनी हंसे दैन कहे नटी जाए। हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन वच क्रम नंद नंदन सो उरिय दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोबत अपने सो सुख कान कान जकरी। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। ओज गुण क्या होता है? ओज शब्द का शाब्दिक अर्थ है तेज, प्रकाश और दीप्ति। जिस काव्य रचना को सुनने या पढ़ने से चित्त का विस्तार हो, मन में तेज उत्पन्न हो, वहाँ ओज गुण अभिव्यंजित होता है। इससे चित्त में दीप्ति या आवेग उत्पन्न होते हैं। इसमें द्वित्व वर्णों, संयुक्त वर्णी रेफ, पुरुष वर्गों, लंबे लंबे समासों का, मूर्धन्य ध्वनियों आदियों का प्रयोग किया जाता है। युद्ध वर्णन, वीरों के स्वभाव, वेशभूषा, प्रकृति के विराट दृश्यों के प्रकटीकरण के लिए ओज गुण का प्रयोग किया जाता है। भरत मुनि
समास युक्त पदों वाली गंभीर अर्थयुक्त श्रवण सुखद पदावली को ओज गुण के उपयुक्त मानते हैं। दंडी समास युक्त पदों की बहुलता से पूर्ण रचना को ओज गुण युक्त मानते हैं। आचार्य वामन संयुक्त अक्षरों व संश्लिष्ट पदों का प्रयोग आवश्यक मानते हैं। मम्मट वीर रस, बीभत्स रस, रौद्र रस से ओज गुण का प्रयोग होना स्वीकार करते हैं। उदाहरण है चिक्करहीं दिग्गज, डोल मही गिरी, लोल सागर खर भरे, मन हरस सब गंधर्व सुर, मुनि नाग किन्नर दुख टरे, कट कटहि मरकट विकट भट बहु कोटि कोटिन धावहीं, जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गन गावहीं। कितना अच्छा उदाहरण है। प्रसाद गुण क्या है? प्रसाद का शाब्दिक अर्थ होता है प्रसन्नता। जिस रचना में सुबोधता स्वच्छता हो, अर्थात अर्थ सुनते ही समझ में आ जाए, ऐसी रचना प्रसाद गुण से युक्त मानी जाती है। प्रसाद गुण में सरल सहज भाव व्यंजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अर्थ की सुबोधता या सुस्पष्टता इसकी विशेषता है। प्रसाद गुण सभी रसों में विद्यमान रहता है। आचार्य मम्मट के अनुसार जिस प्रकार अग्नि सूखे ईंधन में तत्काल व्याप्त होती है, उसी प्रकार चित्त तुरंत व्याप्त होने वाली रचना में प्रसाद गुण होता है। आचार्य दंडी के अनुसार प्रसाद गुण वहाँ होता है जहाँ सुनते ही शब्द का अर्थ समझ में आ जाए। भिखारी दास ने इसके लक्षण इस प्रकार लिखे हैं। मन रोचक अक्षर परें, सो है शिथिल शरीर, गुण प्रसाद जल सूक्ति ज्यों, प्रगटे अर्थ गंभीर। उदाहरण जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी, विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान, विद्या बुद्धि नहीं कुछ पास, हमें बना लो अपना दास, यह ऐसा संसार है जैसा सेवन फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। यह थे काव्य गुण। और अब हम काव्य दोष पर बात कर लेते हैं। काव्य में दोष उसे कहते हैं जो रस का अपकर्ष करते हैं। बहुत अच्छी परिभाषा है, एक लाइन की परिभाषा है, याद करिएगा। काव्य में दोष उसे कहते हैं जो रस का अपकर्ष करते हैं। जहाँ भाव ग्रहण करने में कोई बाधा उत्पन्न हो जाए या गतिरोध आ जाए तो साहित्य शास्त्र की भाषा में उसे दोष कहा जाता है। अर्थात जो काव्य के आस्वादन में उद्वेग उत्पन्न करता है अथवा किसी वस्तु के द्वारा कविता के मुख्य अर्थ को समझने में बाधा पहुंचती है या उसकी सुंदरता में कमी आती है तो उसे काव्य दोष कहा जाता है। काव्य स्वादन में वर्ग शब्द, वाक्य गठन, अलंकार, रस, छंद आदि का समुचित प्रयोग नहीं होने पर बाधा उत्पन्न होती है और रचना का सौंदर्य एवं महत्व घट जाता है। काव्य दोष के प्रकार हैं शब्दगत दोष, अर्थगत दोष और रसगत दोष। शब्दगत दोष क्या होते हैं? 3 दोष बताए हैं काव्य दोष: शब्दगत, अर्थगत और रसगत। शब्दगत शब्द में पाए जाने वाले दोष को शब्दगत दोष कहते हैं। शब्दगत दोष 16 प्रकार के होते हैं। उदाहरण हैं कवि के कठिनता, कर्म की करते नहीं हम धृष्टता, पर क्या न विस्मोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता, यहाँ पर विस्मोत्कृष्टता और विचारोत्कृष्टता शब्द कर्ण कटु हैं, अतः यहाँ पर श्रुति कटुत्व नामक शब्द दोष है। अर्थगत दोष है, ये याद रखिएगा कि शब्दगत दोष हैं कितने प्रकार के होते हैं? 16 प्रकार के होते हैं। अर्थगत दोष हैं जहाँ कविता में ऐसे अर्थ का दोष हो जहाँ वास्तविक अर्थ पोषक नहीं हो तो वहाँ अर्थगत दोष माना गया है। अर्थगत दोषों की संख्या 23 है। उदाहरण है लीन हो उर्गारी पहाड़ विशाल चाल्यो, ते ही काल विलम्ब न लायो, मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को बेग लजायो, सभी तीखी तुरा तिसी कहतो, मैं ही उपमा को समाऊ न आयो, मानो प्रच्छच परवत की नभ लीक लसी कपियो धुकिबायो। यहाँ द्वितीय पंक्ति में मन को शब्द सबसे पीछे होना चाहिए था क्योंकि मन का वेग खगराज गरुड़ के वेग से अधिक माना गया है। इसमें शब्दों का क्रम गलत होने से दुष्क्रमत्व दोष माना गया है। ये अर्थगत दोष 23 प्रकार के होते हैं। रसगत दोष क्या है? जहाँ मुख्यार्थ द्वारा व्यक्त होने वाले रस के परिपाक में अड़चन आती है वहाँ रस का दोष माना गया है। उदाहरण मधु कहता है ब्रज वाले उन पड़ पद्मों का करके ध्यान, जाओ यहाँ पुकार रहे हैं श्री मधुसूदन मोद निधान, करो प्रेम मधुपान शीघ्र ही यथा समय कर यान विधान,
यौवन के सरसाल योग में काल रोग है अति बलवान। यहाँ रस के वर्णन में काल रोग, श्रृंगार रस के वर्णन में काल रोग का प्रयोग करना दोष माना गया है। प्रमुख दोष है, जो दोष बताए गए हैं उनको देख लेते हैं। श्रुति कटुत्व दोष, कवि जहाँ कठोर वर्णों का प्रयोग करता है और सुनने में अच्छे नहीं लगते अथवा कानों में खटकते हैं, उसे श्रुति कटुत्व दोष कहते हैं। उदाहरण है, कवि के कठिनता कर्म की, करते नहीं हम धृष्टता, पर क्या ना विषमोत्कृष्टता, करती विचारोत्कृष्टता, घट्ट घट्ट घटित घनो ही दुख, अट्ट अट्ट चट्ट चट्ट चटकन सुहागन की बलियाँ, पट्ट पट्ट आंसुओं गिरत भूमि, झट्ट झट्ट रट रट नाम हूँ पछार कहीं अलियाँ। च्युत संस्कृति दोष है, जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों के विरुद्ध प्रयुक्त होता है तब भाषा के संस्कार के गिने जाने च्युत होने के कारण वहाँ च्युत संस्कृति दोष होता है। जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों के विरुद्ध प्रयुक्त होता है। उदाहरण है, तत्व वचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, बोला के स्थान पर बोली होना चाहिए था। तत्व वचन सीता जब बोला, बोली होना था, सही है, लेकिन उन्हें तुकांत मिलाने के लिए संस्कृत च्युति दोष लगा दिया है। ग्राम्यत्व दोष है, जब कभी अपनी भाषा में गवारू या बोलचाल भाषा के शब्दों का प्रयोग करता है, उसे में प्रांतीय या देशज शब्द आ जाते हैं तो ग्राम्यत्व दोष होता है। एरे ब्रजनंदन, एरे ब्रजनंद तेरे मुख की चकोर हूँ मैं, एरे घनश्याम तेरे रूप की हूँ चातकी। एरे शब्द ग्रामीण बोलचाल का भाषा की शब्द है, इसलिए यहाँ पर ग्राम्यत्व दोष हो गया। अश्लीलत्व दोष है, जब कभी घृणास्पद, लज्जास्पद या मंगल सूचक शब्दों का प्रयोग करता है जिसमें काव्य में फुगड़पन और भद्दापन आ जाता है तो अश्लीलत्व दोष होता है। उदाहरण, लगे थूक कर चाटने अभी अभी श्रीमान, थूक कर चाटना अभद्र प्रतीत होता है। अभिप्रेत पद प्रिया ने पाया, प्रेत पद पाया का अर्थ शब्दों में से मर गया भी ध्वनित होता है जो अमंगल सूचक है। क्लिष्टत्व दोष, जहाँ किसी शब्द का अर्थ तुरंत समझने में कठिनाई हो, क्लिष्टत्व दोष होता है। कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरध अवधि हरि बध गए, हरि आहार चली जात, वेद नखत ग्रह जोरी अरथ करई, को बरजे हम खात। सूरदास ने कूट पद में गोपियों की श्री कृष्ण से विरह से व्याकुल हैं। मंदिर अरध, घर का अर्ध भाग अर्थात पिछवाड़ा, हरि आहार सिंह का भोजन, मास महीना, नखत 27 वेद 4 ग्रह 9, 27 + 4 + 9 जोड़ने पर 40 होते हैं, जिनके आधे 20 होते हैं, अर्थात गोपियाँ विष खाने पर मजबूर हो जाती हैं। इस तरह अर्थ समझने में बौद्धिक व्यायाम करना पड़ता है, इसमें क्लिष्टत्व दोष आ जाएगा। न्यून पदत्व दोष है, न्यून पदत्व दोष वहाँ होता है जहाँ वाक्य रचना में किसी शब्द की कमी आ जाती है, वहाँ न्यून पदत्व दोष होता है। पानी पावक पवन, प्रभु ज्यों असाधु त्यों साधु, जहाँ जल अग्नि वायु और राजा जैसे बुरे के साथ में वैसे ही भले के साथ व्यवहार करते हैं, जहाँ असाधु तथा साधु के आगे प्रति या साथ जैसा कोई अर्थ वाचक शब्द समझने के लिए अपेक्षित है पर है नहीं आता है, यह न्यून पदत्व दोष है। अधिक पदत्व दोष, जहाँ वाक्य में आवश्यकता से अधिक शब्दों का प्रयोग और निरर्थक प्रयोग किया जाए उसमें अधिक पदत्व दोष होता है। दास बनने का बहाना किस लिए, क्या मुझे दासी कहना इसलिए, देव होकर तुम सदा मेरे रहो और देवी ही मुझे रखो अहो। अंतिम चरण में अहो शब्द निरर्थक है, अतः अधिक पदत्व दोष है। अक्रमत्व दोष क्या है, जब वाक्य में शब्द का क्रम वाक्य रचना की दृष्टि से दूषित या अनुचित हो, अक्रमत्व दोष होता है। उदाहरण है, थे मानवता से भाई दोनों हीन हुए, थे का स्थान हुए के पश्चात और दोनों का प्रयोग भाई के पूर्व होना चाहिए था, तभी अर्थ की सहजता स्पष्ट होती है। दुष्क्रमत्व दोष, जहाँ क्रम शास्त्र और लोक की दृष्टि से दूषित या अनुचित हो वहाँ दुष्क्रमत्व दोष होता है। उदाहरण, राजन देहु तरंग मोही अथवा देह मतंग, यहाँ मतंग तुरंग की अपेक्षा अधिक मूल्यवान है, अतः इसमें मांग मतंग ही होना चाहिए था, तुरंग नहीं देगा। वह मतंग क्या देगा, इसको पहले से पढ़ लेते हैं हम, थोड़ा सा पढ़ने में आसानी हो जाएगी। यहाँ मतंग तुरंग की अपेक्षा अधिक मूल्यवान है, किसमें, राजन देहु तुरंग मोही अथवा देह मतंग, अतः पहले
मांग मतंग की होनी चाहिए, जो तुरंत नहीं देगा वह मतंग क्या देगा। अतः यहाँ दुष्कृमत्व दोष है। पहले किसको मांगना था, इनको मतंग को मांगना था। यहाँ ये शब्द आगे पीछे होने थे, इनका दुष्कृमत्व हो गया। पुनरुक्त दोष क्या होता है, जहाँ अर्थ की पुनरुक्ति हो, अर्थात जहाँ जब वही बात दूसरे शब्दों द्वारा फिर कही जाए तो पुनरुक्ति दोष होती है। उदाहरण क्या है, कोमल वचन सभी को भाते, अच्छे लगते मधुर वचन। दोनों का अर्थ एक ही है लेकिन बार बार बोल दिया गया है। यहाँ अच्छे लगते सभी को भाते एक ही अर्थ बताता है तथा कोमल वचन व मधुर वचन भी वही अर्थ दर्शाते हैं। अतः अच्छे लगते मधुर वचन में पुनरुक्त दोष है। विशेष क्या है, इसमें कई बार शब्द की पुनरुक्ति काव्य की शोभा बढ़ाने में सहायक सिद्ध होते हैं। इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का कारण भी बन जाता है। अब हृतवत दोष जो है या छंदोभंग दोष जो है उसके बारे में और पढ़ लेते हैं। जब छंद के नियमों अनुशासन का पालन नहीं किया जाए तब हतव्रत दोष या छंदोभंग दोष होता है। छंद की नियत मात्राओं, वर्गों की संख्या या गणों की व्यवस्था नियम के अनुसार ना हो, यदि भंग होता हो तो गति भंग होता हो, रस के अनुकूल छंद का प्रयोग न होता हो। इस प्रकार उदाहरण देखें, राम लक्ष्मण चले वनवास, 15 मात्रा होती हैं, चौपाई छंद का है जबकि 16 मात्राएं होनी चाहिए। इस चरण में मात्राएं तो ठीक है परंतु गति उपयुक्त नहीं होने से गति भंग दोष और छंदभंग दोष होता है। तो ये थे हमारे काव्य के गुण व दोष। अब हम अगले वीडियो में वक्रोक्ति सिद्धांत और औचित्य सिद्धांत पर एक साथ बात करेंगे। आपको कैसा लग रहा है यह ज़रूर बताइए। अगर पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कर सकते हैं आप। अगले वीडियो तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद।